देखो चैप्टर स्टार्ट कर ले रहे हैं हम लोग आज। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज से पहले भी आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा ही होगा, ये है ना। चैप्टर के नाम से स्टार्ट हो रहा है कि चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में। अब सेल होती क्या है ये आप लोग आई थिंक जानते होंगे। चलिए अगर नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ। सेल क्या होती है, जिस तरह ये मकान बना हुआ है हमारा, है ना, तो मकान के अंदर दीवार है, दीवार के अंदर क्या है, ईंट लगी हुई है। जैसे बहुत सारी ईंट लगने से क्या बनी है, एक दीवार बनी है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर और जितने भी और ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर क्या है, उनके अंदर छोटी छोटी क्या लगी हुई है, कोशिकाएं लगी हुई है, सेल लगी हुई है। और इन सेल के अरेंज होने से यानी कि एक साथ लगने से क्या बने हैं, टिश्यू बने हैं, टिश्यू से ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन से क्या बनी है, ऑर्गन सिस्टम यानी कि एक बॉडी यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहली बात अगर सेल की बात कर ले तो सेल क्या है, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना, ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। यानी कि कोई भी जीव अगर बना हुआ है तो किसका बना हुआ है, कोशिकाओं का बना हुआ है। और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा उसके शरीर में अलग अलग कार्यों को संपन्न किया जाता है। जैसे कि हमारे अंदर अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, है ना, और क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन तंत्र, और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो ये जितने भी हमारे अंदर सिस्टम हैं वो सब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल से फॉर्मेट हुए हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से वो बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो अलग अलग प्रकार के सिस्टम को बनाती हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के टिश्यू को बनाती हैं। और वो अलग अलग प्रकार के टिश्यू अपने अपने जो कार्य क्षेत्र में संपन्न या फिर संपूर्ण तरीके से जिससे कि वो काम कर सकें ऐसे ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर एक ये लाइन लिख लूं मैं कि सेल मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू। टिश्यू क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, 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 ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम क्या है, एक बॉडी में अरेंज रहते हैं, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन के जो सिस्टम है वो क्या है, एक बॉडी के अंदर लगे हैं। जैसे कि हमारे अंदर आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर लगे हुए हैं। तो समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। समान टाइप के टिश्यू एक टिश्यू का सिस्टम बनाएंगे, तो फिर समान टाइप के टिश्यू का सिस्टम क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। और ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन का सिस्टम बनाएंगे। और वो ऑर्गन के सिस्टम, ऐसे कई सारे ऑर्गन के सिस्टम क्या होंगे, एक बॉडी बनाएंगे। जैसे कि अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो एक ऑर्गन सिस्टम है ना, तो उस ऑर्गन सिस्टम में कई सारे ऑर्गन है या फिर कोई एक ही ऑर्गन है, कई सारे ऑर्गन है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स है ना। तो ऐसे कई सारे सिस्टम मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो एक बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन के सिस्टम होते हैं। और कई सारे जो ऑर्गन के सिस्टम होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन हैं उनसे बने हुए होते हैं, है ना। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो सेल हैं वो सेल किस तरह से बॉडी के अंदर अरेंज होती हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि एक दीवार के अंदर ईंट लगी होती हैं, ऐसे ही बॉडी के अंदर क्या होती हैं, छोटी छोटी क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। क्लियर। अगर बात करें कि कोशिकाओं की उपस्थिति, क्या बहुत सारी कोशिकाओं से जीव बने होते हैं या फिर
एक कोशिका से बने होते हैं या कम कोशिकाओं से बने होते हैं, तो सेल की प्रेजेंट के आधार पर यानी कि सेल के नंबर के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर, है ना। तो अगर सेल की प्रेजेंस के आधार पर बात करें हम, सेल की प्रेजेंस के आधार पर, तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप्स। एक होता है यूनिसेल्युलर, दूसरा होता है मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर जिसमें जीवन की सारी क्रियाएं किसी एक ही कोशिका के अंदर संपन्न हो जाती है, यानी कि कोई भी जीव है और उसके अंदर उसके जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं वो एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती है, यानी कि वो एक ही कोशिका का जीव होता है। जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब कैसे हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। मल्टीसेल्युलर की अगर बात कर लें तो मल्टीसेल्युलर में यानी कि अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको वहां पे बताया था। यानी कि मल्टीसेल्युलर में क्या होगा? अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी, अलग अलग प्रकार के अंग बनेंगे और वो अलग अलग प्रकार के अंग एक बॉडी में लगे हुए होंगे, जिनके लिए हर अंग का काम अपना अलग अलग होगा। तो वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि आप अपनी या फिर और जितने भी बड़े जो हायर ऑर्गेनिज्म है इनकी क्या कर सकते हैं? गिनती कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट हो गए, जितने भी बड़े बड़े पौधे होते हैं, ये सब मल्टीसेल्युलर होते हैं। हम मल्टीसेल्युलर है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो आप देखते हैं ये सब क्या है? मल्टीसेल्युलर है, ठीक है। और यूनिसेल्युलर जिनमें एक ही कोशिका के अंदर जीवन की सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और कर ले रहे हैं हम कि सेल की डिस्कवरी, यानी कि ये सेल को सबसे पहले देखा किसने था? तो कॉर्क में देखा था एक साइंटिस्ट ने। वो साइंटिस्ट का नाम था क्या? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट का नाम था, जिन्होंने क्या देखा था? कॉर्क के अंदर किसको देखा था? डेड सेल को देखा था। कॉर्क के अंदर डेड सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसके बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम था, जिसका नाम था क्या? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, जिन्होंने 1674 में पाउंड वाटर यानी कि तालाब का पानी लिया और तालाब के पानी को अपने सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा। जब उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी में तालाब के पानी को देखा तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर छोटे छोटे कण हैं जो गति कर रहे हैं, यानी कि चल रहे हैं, और उन कणों को उन्होंने कोशिका कहा। क्या कहा? कोशिका कहा। और वास्तव में अगर मैं आपको बताऊं तो वो जो कण थे वो कण बैक्टीरिया थे। क्या थे? बैक्टीरिया थे। एवी ल्यूवेनहोक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, ये बैक्टीरियोलॉजी के भी फादर है ना, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी के जनक भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। कौन है? एवी ल्यूवेनहोक। तो डेड सेल को सबसे पहले 1665 में देखा किसने? 1665 में रॉबर्ट हुक ने, और 1674 में एवी ल्यूवेनहोक, ठीक है। इन्होंने क्या देखा? लाइफ सेल को, यानी कि जीवित कोशिका को देखा। कोशिका के सेंटर में, बीच में कई बार तो एक ही केंद्रक रहता है, कई बार एक से अधिक भी कुछ कोशिकाओं के अंदर होते हैं। कोशिकाओं के सेंटर में यानी कि बीच में एक केंद्रक होता है, जिसे यानी कि न्यूक्लियस होता है, और इसको डिस्क्राइब करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। ये साइंटिस्ट ने कोशिका के अंदर न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था, यानी कि न्यूक्लियस को खोजा था। और इन्होंने ये डिस्कवरी कब की थी? 1831 में। कब की थी? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था, यानी कि खोज की थी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हो तो बता दीजिएगा। नहीं है ना? अब कोशिकाओं के बारे में आपको पता चल गया कि कोशिकाएं कैसे बनी होती हैं, किस तरह से लगी होती हैं। ऑर्गेनिज्म कोशिका की उपस्थिति के आधार पर 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है। लेकिन कोशिका का ये तो पता चल गया, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की खोज कर दी गई, कोशिका होती है, कोशिका कैसी होती है ये पता चला। लेकिन
अभी भी उसकी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया कि वो होती कैसी है, यानी कि कोशिका देखने में कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, किस तरह से वो बनी होती है। तो इसकी जो केमिकल स्टडी की गई वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बनने के बाद ही इसकी जो सही संरचना है उसका पता लगाया गया। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि जो सेल की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में सही जानकारी का पता, यानी कि वो किस तरह से बनी होती है उसका पता कब लगाया गया, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई। उसके बाद फिर पता लगाया गया कि सेल आखिर कैसी होती है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। हमने पढ़ लिया यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, 2 टाइप्स के होते हैं। चाहे एक कोशिका हुई तो वो यूनिसेलुलर और एक से ज्यादा होंगी तो वो कैसे हो जाएंगे? मल्टीसेलुलर हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन अभी हमें एक और चीज क्लियर कर लेनी है कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर सेल का किस तरह का मॉडिफिकेशन होगा, यानी कि वो किस तरह की कोशिकाएं होंगी जो प्लांट और एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं। क्या वो कोशिकाएं एक सी होती हैं या फिर वो कोशिकाएं अलग अलग होती हैं? सेल थ्योरी क्या पढ़ेंगे हम? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के थ्रू हम लोग ये सीखेंगे कि ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से बने हुए होते हैं। तो सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट थे जिनका मैं नाम अभी आपको बताने वाला हूं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या? मैथियस स्लाइडन। क्या था? मैथियस स्लाइडन। और दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या था? थियोडोर स्वान। मैं आपके लिए यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ दोनों साइंटिस्ट के। एक साइंटिस्ट का नाम क्या था? मैथियस स्लाइडन, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या था? थियोडोर स्वान। तो 1838 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एम स्लाइडन, और दूसरे साइंटिस्ट थे 1839 में जिसका नाम था टी स्वान, थियोडोर स्वान। ये 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने सेल थ्योरी को दिया। अब सेल थ्योरी इन्होंने दी, कैसे दी, क्या दिया, क्या किया, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये जो मैथियस स्लाइडन है, मैथियस स्लाइडन, इनके नाम में मैथियस आ रहा है, यहां से आप पता लगाएंगे कि ये बोटनिस्ट थे। मैथी क्या होता है? प्लांट है, प्लांट है, और प्लांट की स्टडी कहाँ होती है? बॉटनी में होती है। तो मैथियस है ना, तो मैथियस को आप शॉर्ट में क्या मान सकते हैं? मैथी। यहाँ पे जो शॉर्ट वाली चीजें हैं वो मैं ऑन द बोर्ड इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जो आपको क्लास के बाद जो नोट्स मिलेंगे, क्लास के बाद जो इस लेक्चर से रिलेटेड जो आपको नोट्स मिलेगा कि हाँ भाई आपको इसको पढ़ना कहाँ से है, तो वो नोट्स के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। तो आपको नोट्स खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स आपको ऑलरेडी बने हुए ही मिलेंगे और उनसे आपको पढ़ना है ऑन द बोर्ड यहाँ समझने के बाद। तो मैथियस स्लाइडन साइंटिस्ट 1838 में इन्होंने क्या किया? प्लांट सेल को स्टडी किया, जो कि एक बोटनिस्ट थे। कहाँ के बोटनिस्ट थे? ये जर्मन के बोटनिस्ट थे। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा कि ये कहाँ के थे। इनका यहाँ पे जो नेशनैलिटी है वो मेंशन करना जरूरी है। आपको इनका ये भी याद रखना है कि ये थे कहाँ के, है ना। तो जर्मन के एक बोटनिस्ट थे जिनका नाम क्या था? मैथियस स्लाइडन। तो मैथियस स्लाइडन ने क्या किया था? प्लांट सेल को स्टडी किया। किसको स्टडी किया? प्लांट को स्टडी किया। और प्लांट को स्टडी करने के बाद में बताया कि जितने भी प्लांट हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए, यानी कि ऑल द प्लांट्स आर फॉर्म्ड बाय द सेल एंड सेल प्रोडक्ट। यानी कि सभी जो प्लांट्स हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ये किसने बताया था? एम स्लाइडन, यानी कि मैथियस स्लाइडन ने। ठीक है, मैथियस स्लाइडन जो कि जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, 1838 में उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट है वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, यानी कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। दूसरे साइंटिस्ट लगभग इसी टाइम पे थियोडोर स्वान ये ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1839 में क्या किया? जूलॉजिस्ट थे ये, जूलॉजिस्ट यानी कि जंतु वैज्ञानिक। तो इन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया।
किसको स्टडी किया? Animal. एनिमल सेल को स्टडी किया। स्वान, स्वान आपने पढ़ा है? स्वान, हंस। स्वान मतलब क्या होता है? हंस, है ना? इंग्लिश में स्वान को क्या बोलते हैं? हंस, है ना? जो स्वान होता है ना इंग्लिश में, स्वान, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हंस बोलते हैं। तो हंस क्या है? एक जानवर है। तो इनके नाम से आप यहाँ से याद रख सकते हैं, है ना? यहाँ से मैं आपको लिख दे रहा हूँ हंस, है ना? यहाँ से आपको मैं लिख दे रहा हूँ मेथी, है ना? तो मेथी क्या है? एक प्लांट है, और हंस क्या है? एक एनिमल है। तो इनके नाम अगर आपको याद नहीं रह रहे कि कौन से जूलॉजिस्ट थे, कौन से बॉटनिस्ट थे, तो इनके नाम से आप याद रख सकते हैं कि ये बॉटनिस्ट थे और ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। तो मैथियस लाइडेन एक बॉटनिस्ट थे जो कि जर्मन के थे। इन्होंने क्या किया? प्लांट को स्टडी किया, और प्लांट को स्टडी करने के बाद में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया ऑल द प्लांट आर फॉर्म बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल, यानी कि सभी प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल के बने होते हैं। दूसरे वैज्ञानिक थियोडोर स्वान, स्वान का मतलब क्या होता है? स्वान एक एनिमल भी होता है जिसको हंस बोलते हैं ना। तो स्वान से आपको पता चल रहा है कि इन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी किया। यहाँ से आप याद सकते हैं। तो ये एक जूलॉजिस्ट थे जो कि ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। इन्होंने एनिमल सेल को स्टडी किया, और एनिमल सेल को स्टडी करने के बाद में इन्होंने बताया कि सभी एनिमल सेल के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या बताया? सेल के चारों ओर प्लाज्मा। एनिमल सेल के चारों ओर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये तो इन्होंने बताया कि प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल के बने होते हैं। इन्होंने क्या कहा? हम भी देखते हैं कुछ हमारे वाले में कुछ है कि नहीं है। तो इन्होंने देखा कि हाँ भाई सेल तो हैं, सेल तो हैं, लेकिन उन सेल के चारों ओर इन्होंने कहा कि एक झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? तो एनिमल सेल के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट भी यही बने। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आया आपका। करो क्या कह रहा है? 1 मिनट वीडियो पॉज कर लो। तो यहाँ तक तुम्हें आया कि प्लांट सेल को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट 1838 में, जो कि एक जर्मन के बॉटनिस्ट थे, एम स्लाइडेन, मैथियस स्लाइडेन, इन्होंने क्या किया? प्लांट को स्टडी किया और बताया कि सभी प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल के बने हुए होते हैं। फिर एनिमल सेल को स्टडी किया, यानी कि एनिमल्स को स्टडी किया किसने? स्वान ने एनिमल को स्टडी करने के बाद में बताया कि एनिमल के अंदर भी सेल होती हैं, और उन सेल के चारों ओर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे एक बात ये तो आई गई आपकी कि एनिमल सेल को स्टडी किसने किया? वो स्वान ने किया। लेकिन एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पता लगाने वाले साइंटिस्ट का नाम भी क्या है? थियोडोर स्वान है। उन्होंने ही ये पता लगाया था कि एनिमल सेल के चारों ओर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एक झिल्ली होती है। यानी कि मान लो ये एनिमल सेल है, तो इसके चारों ओर की जो ये एक झिल्ली है, इस झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये झिल्ली का पता किसने लगाया था बेटा? ये झिल्ली का पता लगाया किसने? थियोडोर स्वान ने। इन्होंने बताया कि एनिमल सेल के चारों ओर एक क्या होती है? झिल्ली, यानी कि पतली लेयर होती है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये किसकी सेल है? एनिमल सेल। इसको किसने स्टडी किया? थियोडोर स्वान ने स्टडी किया। लेकिन इनके पास थोड़ी सी चुल थी। जानवर एक जगह रुकते हैं क्या? प्लांट तो स्थिर रहते हैं, एक जगह रुके रहते हैं। जानवर तो नहीं रहते ना, वो इधर उधर चलते फिरते रहते हैं। तो इसका मतलब ये इधर उधर चले होंगे, क्योंकि जानवर के वैज्ञानिक थे ना। किसके वैज्ञानिक थे? जानवरों के वैज्ञानिक थे, है ना? तो यहाँ से आप एक पता लगा सकते हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक जानवरों वाले थे वो एक जगह नहीं रुके, उन्हें थोड़ी चुल हुई, और उन्होंने चुल ये करी कि वो गए प्लांट सेल को भी देखने के लिए कि अब मैं देखूंगा प्लांट सेल में क्या है। इन्होंने प्लांट को देखा और बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल के बने होते हैं प्लांट। इन्होंने एनिमल को देखा, एनिमल के अंदर देखा कि हाँ कोशिकाएं हैं, और उन कोशिकाओं के बाहर एक क्या है? पतली लेयर है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। लेकिन ये तो भाई साहब जानवरों के वैज्ञानिक थे, ये रुके नहीं। इन्होंने क्या कहा? मैं प्लांट सेल को भी देखूंगा। जब ये प्लांट सेल को देखने के लिए गए तो इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है, लेकिन उसके चारों ओर एक थिक लेयर और है, मोटी लेयर। क्या है? एक थिक लेयर, मोटी लेयर हो रहे हैं। ऐसे करके मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ, है ना? ये इन्होंने क्या कहा? इसके चारों ओर एक मोटी सी लेयर और है, और ये जो मोटी सी लेयर है ये सेल वॉल है। सेल वॉल, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल की आउटर कवरिंग बनाती है, यानी कि जो सेल एनिमल सेल को आउटर कवरिंग देती है, यानी कि चारों ओर से घेरे रहती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक और लेयर होती है, सेल वॉल, जो किसके अंदर होती है? प्लांट के अंदर होती है। ये दोनों के दोनों काम करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? थियोडोर स्वान। दोनों काम इन्होंने करे। ये अपने में गए, लेकिन इनको चुल हुई, क्योंकि एनिमल से आप पता लगा सकते हैं कौन किसको हुई चुल। स्थिर कोई नहीं होता दोनों में से, प्लांट या एनिमल,
एनिमल स्थिर नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, है ना, है ना। तो जब वो चलते रहेंगे तो इसका मतलब ये अपने में तो गए, फिर दूसरे वाले में भी गए, बोले तुमने देखा लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ और देख लेना चाहिए, मैंने देखी है कि इसमें एक झिल्ली है तो देखता हूँ तुम्हारी वाली में है कि नहीं है। तो इन्होंने कहा भाई तुम्हारी वाली में एक नहीं दो हैं। क्या कहा? तुम्हारी वाली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? सेल वॉल भी है। ये किसकी सेल है भाई साहब? प्लांट सेल, प्लांट की सेल है। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, जिन्होंने अपना ये काम कर दिया, और उसके बाद में फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। और इन्होंने क्या किया? फिर सेल थ्योरी को बनाया। अब सेल थ्योरी में क्या कहा इन्होंने? सेल थ्योरी के अंदर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट ये था, इन दोनों ने, वैसे वो इन्होंने दिया था, वैसे वो इन्होंने दिया था, लेकिन क्योंकि इनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन था, इनका भी उसमें कुछ सहयोग था, तो जब इनका भी कुछ एक सहयोग था तो नाम तो दोनों को आएगा। जैसे मान लीजिए इस टाइम मैं इस कोचिंग को चला रहा हूँ, इस कोचिंग में मेरे अलावा दूसरे सर जिशान सर भी हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जिशान सर आपको बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं और उनकी मेहनत से आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन रहे हैं, बहुत काबिल स्टूडेंट बन रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे कि सिर्फ जिशान सर की कोचिंग है? आप कहेंगे कि दोनों तो कहाँ पढ़ते हो कि वो सरफराज सर और जिशान सर की कोचिंग पे, या ये कहोगे कि सिर्फ सरफराज सर की कोचिंग है? नहीं कह सकते ना, आप कहोगे जिशान सर और सरफराज सर की कोचिंग पे पढ़ते हैं, है ना। तो सेल थ्योरी जो फॉर्मुलेटेड किया वो किसने फॉर्मुलेटेड किया? दोनों साइंटिस्ट ने बनाया, और दोनों साइंटिस्ट ने बनाने के बाद में एक सेंटेंस दिया, और उस सेंटेंस को आप ध्यान से सुन लेंगे। वो सेंटेंस है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड बाय द सेल एंड सेल प्रोडक्ट। सभी जीवित जीव, सभी जो जीव हैं वो किसके बने हैं? सेल और सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड बाय द सेल एंड सेल प्रोडक्ट, यानी कि सभी जीवित जीव जो हैं वो किसके? कोशिका व कोशिकाओं के उत्पाद के बने होते हैं। ये इन्होंने सेल थ्योरी दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक काम अधूरा छोड़ गए, और वो काम ये रह गया, ये नहीं बताया मैं आखिर कोशिका आती कहां से। एक चीज बताने में असक्षम रहे ये, और वो चीज ये थी, ये नहीं बता पाए कि आखिर नई कोशिकाएं कहां से आती हैं। अब नया ट्विस्ट आता है कहानी में, तो ये जब नया ट्विस्ट आया तो एक नए साइंटिस्ट का नाम आना भी कंपलसरी है। जब ये अधूरा छोड़ गए तो कोई तो आके पूरा करेगा, तो इसका मतलब एक नए साइंटिस्ट का आना अब कंफर्म है, और वो साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्चो। वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। विर्चो ने क्या किया? उन्होंने बताया कि आखिर नई कोशिकाएं कहां से आती हैं। तो सेल के अंदर मल्टीप्लाई करने की क्षमता होती है, ये बताने वाले साइंटिस्ट बने रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया बेटा? रुडोल्फ विर्चो ने बताया 1855 में कि सेल जो हैं क्या करती हैं? डिवीजन करती है, यानी कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है, डिवीजन से बनती है, यानी कि ऑल द न्यू सेल आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नई कोशिकाएं हैं वो बनती हैं पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से, डिवीजन से। क्लियर? समझ आ गया आपको? पूरे की पूरी चीजें क्लियर हो गई जी। उन दोनों ने बता दिया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल और सेल प्रोडक्ट के, फिर ये नहीं बता पाए कि आगे ये सेल आई कहां से है। तो वो दूसरे साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चो, और रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में आके बताया कि कोशिका के अंदर विभाजन की क्षमता होती है, बंटने की क्षमता होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, इस तरह से ये लगातार क्या करती रहती हैं? बढ़ती रहती हैं। और जब ये बढ़ती रहेंगी तो यानी कि नई कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये डिवीजन की क्षमता कोशिका में होती है। किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया, और उन्होंने कहा कि ऑल द न्यू सेल इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पहले से स्थित कोशिकाओं के, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से उपस्थित कोशिकाओं के डिवीजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसको इन्होंने अपनी लैंग्वेज में, जहां के ये थे वहां की, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में एक सेंटेंस आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ओमनिस सेल्युलर ई सेल्युला, है ना। तो उसका मतलब यही है कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। तो सेल थ्योरी में यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ।
इसको उठा के यहाँ ले जाते हैं हम। तो इसका पहला पॉइंट जो कि इन दोनों ने दिया था, किसने, स्लाइडेन और स्वान ने, वही वाला पॉइंट उठा के जो पहले रख दिया गया। वो पहला पॉइंट क्या था, यानी कि क्या था बताइए, सभी All सेल्फ प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर formed by cell and cell product। ठीक है, ये इन दोनों ने सेल थ्योरी दी अपनी, ठीक है, ये इन दोनों ने अपनी क्या कर दी, सेल थ्योरी दे दी, एक स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन ये दोनों ये बताने में असक्षम रहे या फिर असमर्थ रहे कि नई कोशिकाएं कहां से आती हैं। तो इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया रुडोल्फ विर्चो ने और दूसरी लाइन अपनी वाली डाल दी। दूसरी लाइन इन्होंने क्या कर दी, अपनी वाली डाल दी। और इनकी दूसरी वाली जो अपनी वाली लाइन थी वो क्या थी, इन्होंने न्यू सेल आर फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं, जिसके लिए इन्होंने अपना वो एक लैंग्वेज में बताया था, क्या बताया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, है ना, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उसका मतलब ये था कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। और ये वाली जो बात कही थी, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चा, उन साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। और कब बताया था, 1855 में बताया था। कब बताया था, 1855 में इन्होंने ये बात कह दी थी, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, मॉडिफाई द सेल थ्योरी, क्योंकि पहले सेल थ्योरी ये थी ना, पहले तो उन दोनों ने सेल थ्योरी दे दी, अपनी सेल थ्योरी दी। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एनिमल सेल, प्लांट सेल को स्टडी किया, एनिमल सेल को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद में क्या दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया। वो स्टेटमेंट क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड बाय द सेल एंड सेल प्रोडक्ट, ठीक है, सेल थ्योरी हो गई। लेकिन इनका ही सेल थ्योरी ये बताने में असमर्थ रही कि नई कोशिकाएं आखिर कहां से आई। तो फिर रुडोल्फ विर्चो नाम के एक वैज्ञानिक आए 1855 में, उन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाएं आती हैं वो ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इन्होंने अपने इस स्टेटमेंट को क्या किया, सेल थ्योरी के अंदर डाल दिया और मॉडिफाई कर दी। जैसे हम नई बाइक लाते हैं, बाइक लाने के बाद में फिर भी हमें चुल होती है कि हम रेडियम वाले के पास ले जाते हैं, उसको ये खुलवाते हैं, वो खुलवाते हैं, इंजन रेडियम करा के कहते हैं मॉडिफाई करवाइए, पैसा लगाया। देखा है आपने, आजकल के जो लड़के हमारे जैसे गर्म खून वाले जाते हैं और जाने के बाद क्या करते हैं, वो अच्छा खासी बनी बनाई में चुल करते हैं और उसको फिर मॉडिफाई करा देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बनी बनाई सेल थ्योरी थी लेकिन उसको मॉडिफाई किया। अब उसमें 4 चांद लग गए। 4 चांद लगने के बाद में वो डबल स्टेटमेंट हो गई और उसमें आप पूरा बता रही है कि कैसे बने हैं और कोशिकाएं आखिर आई कहां से हैं। क्लियर, अब यहीं तक, उसके बाद आगे चलेंगे। रोक दीजिए, देखो ओवरव्यू ऑफ द सेल पढ़ेंगे हम, यानी कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए सेल, पहली बात तो सेल होती है कितने टाइप की हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। 2 टाइप की सेल होती है, ये आप जानते ही हैं, है ना। प्रो का मतलब होता है जो प्राथमिक कोशिका, प्रो मतलब पहले की, है ना, जो पहले से प्राथमिक कोशिका। और यूकैरियोट्स यानी कि जटिल कोशिका, कॉम्प्लेक्स सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 टाइप की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो एक कोशिकीय जीवों के अंदर पाई जाती है, यानी कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो सिंगल सेल में भी होती है और मल्टी सेलुलर, यानी कि जो बहुकोशिकीय होते हैं उनमें भी होती है। यानी कुछ यूकैरियोटिक जीव ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल भी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं, है ना, तो वो जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। तो ऐसी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, है ना, जिनके अंदर क्या है,
दोनों में प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऑर्गेनली यानी कुछ कोशिका के अंगक ऐसे जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर होते हैं, कुछ ऑर्गेनलीज ऐसे होंगे जो सिर्फ यूकैरियोटिक में ही होंगे, प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनलीज कौन कौन से हैं? तो ऐसे कोशिका के अंगक जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में होते हैं वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होगी, हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, साइटोप्लाज्म दोनों में ही होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी कोशिका द्रव्य होगा और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी कोशिका द्रव्य होगा। डीएनए दोनों में होता है, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में। हालांकि अलग अलग प्रकार का होता है, वो अभी आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को तो पता चल जाएगा कौन सी वाली में कौन सा डीएनए होता है, लेकिन होता दोनों में, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी, ठीक है। राइबोसोम ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए ये भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होते हैं। एक चीज जो विशेष है आपको याद रखनी है, वो चीज ये याद रखनी है कि प्रोकैरियोट्स जो हैं उनके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेल्स ऐसे होंगे जिनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको लिख भी दिया प्रोकैरियोट्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि इनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है ना। मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स है वो प्रेजेंट नहीं है। तो सारे के सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। यहाँ पे आप लिख लेंगे चाहे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये प्लस का मतलब आप समझ जाएगा कि प्रेजेंट, ठीक है, और अगर कहीं माइनस लगाया जाएगा तो यानी कि एब्सेंट होते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर कैसे ऑर्गेनेल्स होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड और ओनली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ओनली भी लिख लो आप इससे पहले, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड वाले नहीं होंगे इनमें। किनमें? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में जितने भी कोशिका के अंगक होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? बिना झिल्ली वाले, यानी कि उनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होगी। तो क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका के चारों ओर झिल्ली होगी? अरे वो तो होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक कोशिका के चारों ओर तो झिल्ली होगी, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, लेकिन उसके अंदर जितने भी अंगक हैं उनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होगी, ठीक है। तो अब कोई भी झिल्ली वाला कोशिका का अंगक ऐसा नहीं है जो कि इनके अंदर प्रेजेंट है। इनके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है। तो आखिर इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, डीएनए है, राइबोसोम है। डीएनए भी है और राइबोसोम भी है इनके अंदर, ठीक है। ये कोशिका के ऐसे अंगक हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट हैं? प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट हैं। लेकिन ये सभी के सभी यूकैरियोट्स में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स में कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स में वो तो होते ही होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में होते हैं, लेकिन इनके अलग कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, जैसे कि कौन? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, है ना। ये सभी जो हैं ये सब किसके अंदर होते हैं? यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है वो सिर्फ प्रेजेंट होंगे किसके अंदर? यूकैरियोट्स में। इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में मैंने यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, उनके बारे में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे राइबोसोम के नीचे मैंने देखो कुछ लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आरईआर। यानी कि राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो राइबोसोम जो प्रेजेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, आरईआर में भी होते हैं। और ये तीनों तो सिर्फ किसके अंदर होते हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं ना ये तीनों, तो प्रोकैरियोट्स में तो होते नहीं। तो इसका मतलब यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो सिर्फ कहाँ पे होते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। क्लियर? समझ आया क्या? आया कि नहीं आया? अरे देखो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट में हो सकते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो सकते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। तो दैट मींस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे।
क्लियरली बात बची ना। तो कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्म। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर इनमें भी होंगे, साइटोप्लाज्म में भी होंगे, इनके अंदर भी होंगे और साइटोप्लाज्म में भी होंगे। क्लियर, समझ आ गया? लेकिन वो अलग अलग प्रकार का राइबोसोम होता है, साइटोप्लाज्म में अलग और इन ऑर्गेनेल्स के अंदर अलग अलग प्रकार का। वो राइबोसोम अभी हम बता देंगे कौन सा कहाँ पे होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। यहाँ पे S एक स्वेटबर्ग यूनिट है जो इसके एक तरह से मान लो इसकी डेंसिटी या फिर इसके भार को बता रही है। ठीक है, तो 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर होता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, 80S जो होता है वो ओनली किसके अंदर होता है? यूकैरियोट्स के अंदर होता है। लेकिन 70S भी होता है यूकैरियोट्स। समझ आ गए? 80S जो होगा वो यूकैरियोट्स में होगा, 70S जो होगा वो प्रोकैरियोट्स में होगा। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर क्या होगा? 70S भी प्रेजेंट होगा। यानी कि अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 70S राइबोसोम प्रेजेंट ऑल्सो, है ना? यानी कि इनके अंदर 70S भी प्रेजेंट होता है और 80S भी होता है। अब 70S कहाँ होता है? इन ऑर्गेनेल्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा राइबोसोम होता है? 70S होता है। क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ऑर्गेनेल्स जो थे ना, ये जो ऑर्गेनेल्स थे ये पहले प्रोकैरियोटिक ही कोशिका होते थे। ये पहले क्या होते थे? पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका होते थे। लेकिन जब कोशिका को फूड की रिक्वायर्ड होती थी तो उस टाइम पे जब उसको फूड नहीं मिलता था तो एक बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या कर लेती थी? खा लेती थी। जब वो खा लेती थी तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के चारों ओर तो झिल्ली थी नहीं थी। जब एक बड़ी कोशिका ने झिल्ली वाली किसी छोटी कोशिका को खा लिया तो अब बड़ी कोशिका के अंदर झिल्ली वाली कोई छोटी कोशिका आ गई। यानी कि अब उसमें क्या हो गया? झिल्ली युक्त कोशिकांग बन गया। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग बन गया तो इसका मतलब यह हो गया कि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक बन गई। प्रोकैरियोटिक से क्या बन गई? यूकैरियोटिक बन गई, क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर ही सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। नहीं समझ आया? अरे इधर समझो, ये एक छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये एक बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, दोनों आराम से अपना जीवन यापन कर रही थी। ठीक है, लेकिन इस वाली को भूख लगी, इसे कुछ नहीं मिल लिया। अब ये क्या करेगी? यार कुछ नहीं मिल लिया तो क्या करेगी? अच्छा चल इसे खा लेते हैं, है ना? तो जब ये इसको खाने के लिए ऐसे मुस्कुराएगी, है ना, तो ये ऐसे ऐसे करके रोएगी। अब ये तो मानेगी नहीं, ये इसको खा जाएगी। ये फिर भी इसको क्या करेगी? खा गई, बिंदास मौज में है। और अंदर इसके आ गई ये छोटी वाली रोती हुई। अब इसको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, इसीलिए तो इसको खाया इसने। एनर्जी चाहिए, लेकिन ये बेचारी अभी भी रो रही है। ये कह रही है तुझे क्यों खाया तूने मेरे को? तो ये कह रही है हमने इसलिए खाया क्योंकि हमको चाहिए एनर्जी। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। सुने हैं आप? हैं? तो वो जो मुलाकात थी, वो मुलाकात मैं आपको कभी बताऊंगा इंशाल्लाह कि वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मुलाकात है जो जरूरी है जिंदा रहने के लिए। वो तुम्हारी मुलाकात नहीं जो तुम ये करते फिरते हो सड़क वड़क में जाके, ये वाली मुलाकात नहीं जरूरी है। वो मुलाकात कौन सी है? जो चाहिए ग्लूकोज की, ऑक्सीजन से, क्योंकि जब वो उसको तोड़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो हम जिंदा रहेंगे। समझ गए? तो अब इसको टूटना जरूरी है तभी एनर्जी मिलेगी। लेकिन ये कह रहा अगर मैं तुझे बिना टूटे ही एनर्जी दे दूं तो तू मुझे छोड़ देगा? नहीं समझे? तुम किसी को पकड़ के लाए, पकड़ के अपने घर लाए, किसी को किडनैप करके, कह रहे हम तेरे ऑर्गन बेचेंगे और हमें पैसा मिलेगा। हम तेरे ऑर्गन बेचेंगे। बोला क्यों? बोला हमें पैसा मिलेगा उससे। बोले और अगर मैं ऐसे ही पैसा दे दूं तो? बोले लेकिन हम फिर भी छोड़ेंगे नहीं, तो हमें लगातार पैसा देगा, देता रहे, हम तुझे जिंदा रखेंगे। तो ये कहेगा तुम मुझे जिंदा रखो, मैं तुम्हें हमेशा पैसा देता रहूंगा, एनर्जी मैं खुद देता रहूंगा बना के। क्या करता रहूंगा? खुद देता रहूंगा। मान लो ये बड़ी कोशिका थी माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया और ये छोटी कोशिका क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्षमता होती है सनलाइट को ट्रैप करने की, अब्सॉर्ब करने की, और जब ये सनलाइट को अब्सॉर्ब करके क्या कर देगी, फूड बना देगी, फूड बना देगी, उस फूड को ये खा लेगी, उससे एनर्जी प्राप्त। क्लियर, इसका काम हो गया। अब इसको क्या दिक्कत है, तो रहती रहे, तो ये ऐसी रहेगी, तो इसकी ये मेम्ब्रेन तो नहीं टूटेगी ना, अंदर मेम्ब्रेन वाला एक ऑर्गेनेली हो गया। अब ये हमारा चमचा हो गया, जो कि हमारे लिए जब जब हम कहेंगे तब तब ये खाना बना के देगा, यानी कि ये कोशिका का अंगक हो गया। अब ये कोशिका नहीं रही, अब ये हमारा क्या हो गया, अंगक, यानी कि अब ये हमारा नौकर हो गया। अब वो कोई मालिक थोड़ी रहा, जिसको आप उठा के लाए वो अपने आप में एक मालिक था, लेकिन तुम उठा के लिए तुम्हारे घर में आ गया, अब वो बन गया गुलाम, बन गया नहीं बन गया गुलाम। अब जो तुम कहोगे वो करेगा। अब आप इससे जब जब मांगोगे तब तब ये खाना बना के देगा, तो ये ऑर्गेनेली हो गया। अब ये कोशिका नहीं रहा। जब ये बड़ी कोशिका ने छोटी कोशिका को खा लिया, तो ये कोशिका बन गई, कैसी कोशिका बन गई बाबू, यूकैरियोटिक बन गई, क्योंकि अब इसके अंदर झिल्ली वाला कोशिकांग आ गया। और झिल्ली वाला कोशिकांग आते ही ये बात तो कंफर्म है कि वो फिर यूकैरियोटिक हो गई, यानी कि प्रोकैरियोटिक के अंदर तो झिल्ली वाला कोई कोशिकांग होगा ही नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली तो होगा ही नहीं। तो यूकैरियोटिक कोशिका कैसे बनी थी, ये एक हिस्ट्री है, अभी आगे आएगी, लेकिन मैंने अभी यहीं पे आपको बता दिया पहले कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ था। ठीक है, क्लियर, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। जी, छोटी कोशिकाओं से बड़ी कोशिकाओं, हाँ, छोटी कोशिकाओं से ही बड़ी कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, मतलब नॉर्मल जो हिंदी में सिलेबस आपने पढ़ा था तब वहां पे 70S राइबोसोम इसके अंदर था, तो इसके अंदर 70S ही है। इसके साइटोप्लाज्म में मान लो 80S राइबोसोम होगा, तो दैट मींस ये हो गया कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर बोथ टाइप ऑफ द राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70S भी और 80S भी। अब इस राइबोसोम का काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। इसका काम क्या है, प्रोटीन को बनाना। और ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम एक कोशिका का अंगक है, जो आपके सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। जब आप सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पे सेंट्रोसोम पढ़ेंगे। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करना। ये क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कैसे करता है, इसकी डिटेल को तो आप वहीं पे सीख पाएंगे, यहाँ पे सिखाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, वरना फिर से बोर्ड भरना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता दे रहा हूँ कि ये भी एक कोशिका का अंगक है, जो कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। और इसका काम क्या है भाई साहब, हेल्प इन सेल डिवीजन। क्लियर लल्लन, क्लियर, आ गया समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, है ना। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हमने प्रोकैरियोटिक सेल, सिंगल सेल्ड, मोनेरा ग्रुप के जो जीव हैं, है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। आर.एच. व्हिटेकर का वर्गीकरण आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन जब आपने पढ़ा तो आर.एच. व्हिटेकर ने जो ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीव थे, उनको 5 भागों में बांटा, है ना। और वो 5 भाग थे कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो मोनेरा के अंदर सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म थे वो सिंगल सेल्ड थे। कैसे थे, सिंगल सेल्ड थे। और उनके अंदर कौन सी सेल थी, वो प्रोकैरियोटिक सेल थी। तो मोनेरा के सारे जीव कैसे हैं, सिंगल सेल्ड है, एक कोशिकीय, और उनके अंदर कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद में यूकैरियोटिक कोशिका 2 तरह के जीवों में होती है, सिंगल सेल्ड भी होती है और मल्टीसेलुलर। तो यूकैरियोटिक कोशिका किन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, प्रोटिस्टा वाले। जो प्रोटिस्टा ग्रुप के जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। और सारे के सारे प्रोटिस्टा वर्ग के जो जीव हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। क्लियर, दिक्कत नहीं ना। अब मल्टी सेलुलर की अगर बात करें तो मल्टी सेलुलर में यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म के, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। इसमें फंगस आपके जो कवक आ जाएंगे, एनिमेलिया में एनिमल्स जीव आ जाएंगे आपके जंतु, और इसके अंदर प्लांटी में क्या आ जाएंगे आपके प्लांट्स आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे यूकैरियोटिक तो होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, सिंगल सेल के बने हुए ये नहीं होते हैं। ठीक है, अब इन यूकैरियोट्स की बात करें तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगे और ऑल्सो प्रेजेंट होंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड वाले, यानी कि इनमें नॉन मेम्ब्रेन वाले भी होंगे, जो कि आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। ये ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में होते हैं। क्लियर,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब अगर सेल की बात करें कोशिका की, तो कोशिका के दो भाग होते हैं। सेल दो भाग, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर के बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? कोई दिक्कत, अगर परेशानी हो तो बताओ, नहीं है ना तो इरेज करो।